हेलो एवरीबॉडी। आज है 25 अक्टूबर और हम आर्टिकल डिस्कशन करेंगे द एडिटोरियल। तो पहला आर्टिकल है आज का ओरेसिस रेक्स। इस आर्टिकल को प्रीलिम्स के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। तो ओरेसिस रेक्स इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है जो एस्ट्रॉयड के ओरिजिन के बारे में जानने के लिए 2018 में भेजा गया था। तो इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है। स्पेस क्राफ्ट ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर। ठीक है, ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी लेजोलिथ एक्सप्लोरर टच्ड एस्ट्रॉयड बेनू। ठीक है, तो एक्सप्लोरर तक इसका फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे कि ये मिशन ओरेसिस रेक्स का मिशन कि एस्ट्रॉयड के बारे में जानना है, रिसोर्स को आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, सिक्योरिटी रिगोलिथिक्स एक्सप्लोरर। ठीक है, और इसका मेन मकसद है कि पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में एस्ट्रॉयड के सैंपल से, उसके फैक्ट से कुछ ना कुछ उसके बारे में हमें समझ में आएगा। तो ये मिशन एस्ट्रॉयड से कुछ कलेक्ट करेगा और वो बैक आएगा 2023 तक। ठीक है, ओरेसिस एक्स मिशन ये 2018 में सेंड किया गया था। ये नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है जो एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए भेजा गया है और ये एस्ट्रॉयड के कुछ सैंपल धरती पर, पृथ्वी पर लेकर के 2023 तक वापस आएगा। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं कि एस्ट्रॉयड के बारे में कि एस्ट्रॉयड क्या होता है। देखिए, एस्ट्रॉयड एक रॉकी ऑब्जेक्ट है, चट्टान है। जिस तरह से प्लैनेट सूरज के चारों ओर घूम रही है, उसी तरीके से एस्ट्रॉयड भी बिलियंस ऑफ मिलियंस की संख्या में सौरमंडल में घूम रही है। और ये एस्ट्रॉयड वही ऑब्जेक्ट है जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तो उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ टुकड़े जो वहाँ पर फैल गई, उसी को आज हम एस्ट्रॉयड कहते हैं, मेट्रॉयड्स कहते हैं। ठीक है, तो तकरीबन ये 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, यूनिवर्स का निर्माण हो रहा था, सोलर सिस्टम का, तो उस वक्त ये एस्ट्रॉयड जो है बिखरे बिग बैंग थ्योरी हम जानते हैं। तो एस्ट्रॉयड ही है जो अब तक जो है कर रहा है। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक एस्ट्रॉयड वो है जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। ठीक है, पहला एस्ट्रॉयड ये उस बेल्ट में घूमते रहता है जहाँ पर मार्स और जुपिटर मूव करता है। पहला बेल्ट का एस्ट्रॉयड विशेषज्ञों ने बांट दिया है 3 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी वो एस्ट्रॉयड जो मार्स और जुपिटर के बिटवीन ये जो है रिवॉल्व करता है। दूसरा है ट्रोजन। ये एस्ट्रॉयड जो है ऑर्बिट करता है और बड़े बड़े प्लेनेट के चारों ओर ये ऑर्बिट करता है। जो प्लेनेट बड़ा है उसके चारों ओर ये। एक एस्ट्रॉयड है नियर अर्थ एस्ट्रॉयड, जो हमारे पृथ्वी के करीब के जो एस्ट्रॉयड है, वो पृथ्वी के करीब जो ऑर्बिट कर रहा है। तो इसको काफ़ी, ये हमारे पृथ्वी के लिए पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉयड है। इसी यही एस्ट्रॉयड है जो अमूमन हमारे पृथ्वी के ऊपर गिरती है, जिसे हम कहते हैं उल्का पिंड या टूटता हुआ तारा जिसको कहा जाता है, लोग कहते हैं। लेकिन वो चट्टान होती है, एस्ट्रॉयड होता है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं और कभी कभी पृथ्वी में घुस जाते हैं और गिर जाते हैं ज़मीन पर। तो देखिए, इसको हम विभिन्न नाम से पुकारते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन एक ताज्जुब की बात मैं आपको बता दूं, ये एस्ट्रॉयड जब भी गिरता है ज़मीन के ऊपर तो अक्सर वही जगह पर गिरता है जहाँ पर पॉपुलेशन ना हो, जहाँ पर कोई नुकसान ना हो, ऐसी जगह पर गिरता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये ऐसा नहीं एस्ट्रॉयड गिर नहीं रहा, लेकिन कुछ एस्ट्रॉयड ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े हैं साइज में, तो वो पृथ्वी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो वाई इज स्टडिंग एस्ट्रॉयड वेरी इंपॉर्टेंट? तो इम्पॉर्टेंट यही है कि पृथ्वी के फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा, सोलर सिस्टम के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा
और ख़ास तौर से आने वाले वक्त में, जैसे कि 21,075 से 21,099 में गुरुत्वाकर्षण की वजह से काफ़ी माइटी संख्या में ऐसे एस्टेरॉयड है जो पृथ्वी से टकराने वाले हैं, जो उनके प्रभाव में आ सकते हैं। और फ्यूचर के लिए हमें काफ़ी सारे इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो जाएगा, तो इस विषय में जो है बेहतर तरीके से आगे स्टेप ले सकेंगे। ये था हमारा पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल है पंजाब न्यू फार्म बिल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के लिए 3 बिल पास किए, तो इन्हीं बिल को बाईपास करने के लिए पंजाब विधानसभा ने एक बिल पास किया है, उन तीनों बिल को रिजेक्ट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल को रिजेक्ट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने विधानसभा में एक बिल पास किया है। ठीक है, तो वो बिल क्या है, पहले देखिए रीज़न तो आपको पता ही है कि सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून पास किया उसमें ये है कि किसानों को मकसद तो है फ़ायदा पहुंचाने का, मकसद तो है कि खेती बाड़ी की एक्टिविटीज़ जो करने वाले किसान हैं उनको फ़ायदा हो। लेकिन देखिए क्या है कि ये बिल जो है असेंबली के द्वारा कहा गया कि 86% हमारे किसान हैं जो तकरीबन छोटे किसान हैं। वो किसान ऐसे नहीं हैं जो किसी भी प्राइवेट प्लेयर के साथ, कॉरपोरेट के साथ अपने फसल बेचने के लिए नेगोशिएशन कर सकता है, या फिर ओपन मार्केट में वो अपने अनाज को मोल जोल नहीं कर सकता है, क्योंकि 86% किसान ऐसे हैं जो बहुत ही मार्जिनल है, उनके पास 2 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा खेती करने के लिए नहीं है। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ वो अपना फसल कैसे नेगोशिएशन करके बेच पाएंगे। तो पहला सवाल ये है बिल के अंदर जो पंजाब विधानसभा ने रखा है। दूसरी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो बिल है ये हमारे आता है स्टेट लिस्ट में, यानी कि भूमि का, यानी कि ज़मीन, एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी से संबंधित लॉ बनाना स्टेट लिस्ट में आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर कानून बना दिया, तो जब स्टेट इस पर कानून बनाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ नलीफाई हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। ये क्लेम पंजाब विधानसभा ने रखा कि ये चूँकि एग्रीकल्चर का मामला स्टेट लिस्ट में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कानून नहीं बना सकती। ठीक है, तो ये एक चीज़ इन्होंने रखा। ठीक है, तो प्रोविज़न ऑफ द न्यू बिल, तो देखिए क्या मतलब रखा गया है। सरकार ने यही चीज़ रखा है कि कोई भी व्यक्ति, सेलर, बेचने वाला पैडी की फसल बेचता है, धान की फसल बेचता है। देखिए हम वो बिल की बात कर रहे हैं जो सरकार ने रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि कोई भी व्यक्ति धान को बेचता है या गेहूँ को बेचता है और किसी भी व्यक्ति खरीदने वाला है तो उस कीमत से कम में नहीं खरीदेगा वो, जो एमएसपी सरकार ने डिक्लेयर किया है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक न्यूनतम सहायक राशि। ठीक है, वो राशि जो सरकार तय करती है, नहीं सरकार तो तय नहीं कर रही है, लेकिन एमएसपी जितना होगा, एमएसपी के अकॉर्डिंग जितना कीमत होगी पैडी की, धान की और गेहूं की, उससे कम में नहीं खरीदने का। अगर उससे कम में खरीदने के लिए जबर किया जाता है तो उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कि इसके तहत कोई भी सेलर या बायर, यानी कि बायर, सेलर तो बेचने वाले किसान, कोई भी बायर किसी भी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ज़बरदस्ती, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये हुआ कि एग्रीमेंट करके, पहले से एग्रीमेंट करके, ठीक है, किसी भी किसान के साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर सकते। जबरन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तब कर सकते हैं जब दोनों साइड से रजामंद हो, लेकिन तब नहीं कर सकते जब एक व्यक्ति एग्री नहीं है और एक व्यक्ति जबरन कर रहा है। तो इस कंडीशन में नहीं कर सकते। एमएसपी, ये तो एक पहली बात हो गई कि एमएसपी से कम नहीं होनी चाहिए कीमत, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। 3 साल की सज़ा का भी प्रावधान है इसके अंदर। तो देखिए पंजाब तकरीबन जो है 32% जो है ये राइस और वीट उपजाता है। भारत में 32% राइस और वीट का कॉर्पोरेशन पंजाब में है। और पंजाब गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा बात ये कहना है कि हमारे यहाँ सब गरीब किसान हैं, 86% मार्जिनल किसान हैं, तो वो नेगोशिएशन ही नहीं कर सकेंगे इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से। तो ये कैसे हो सकता है। अब देखिए सरकार ने जो कानून बनाया था इसमें ये भी था कि प्राइवेट प्लेयर को पूरी तरीके से एंट्री है कोई भी किसान से किसी भी
बिना टैक्स दिए वो खरीद सकता है। मार्केट फ़ी उसको नहीं लगेगा, एपीएमसी में जिस तरह से मार्केट फ़ी लगता है, ठीक है। लाइसेंस लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ेगा। और किसी भी मंडी में जाकर के एपीएमसी के बाहर किसी भी जगह पर से किसी भी स्थान में किसी भी किसान से खरीद सकता है। तो ये सरकार ने तीसरा प्रावधान था इसके अंदर। और वेलफेयर स्मॉल मार्जिनल फार्मर, अब फंड भी यूटिलाइज करेगी, मतलब जो पैसा मतलब इस समय बचेगा, जैसे कि एपीएमसी मार्केट तैयार करने में वहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट खर्च भी हो जाता है, तकरीबन 3-4 हज़ार करोड़ खर्च हो जाता है। तो ये जो खर्च है ये किसानों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक बात है। अब चैलेंजेस यही है कि देखिए, अब पंजाब गवर्नमेंट ने जो बिल पास करने की कोशिश में है, ठीक है, तो इससे पंजाब गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना हो, प्राइवेट प्लेयर का एंट्री ना हो, और ये इंश्योर करने की कोशिश करती है कि गवर्नमेंट मंडी हो और लाइसेंस मंडी हो, मार्केट फीस हो, तो ये सब इंश्योर करना चाहती है पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। और स्टॉकिंग एसेंशियल कमोडिटीज़ एज न्यू द स्टेट गवर्नमेंट, एसेंशियल कमोडिटीज़ को सरकार रेगुलेट करे और इसके सप्लाई को रेगुलेट करे, स्टॉक को रेगुलेट करे। तो ये सब पंजाब गवर्नमेंट अपने बिल में कहती है, ठीक है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसका अगेंस्ट है, उल्टा है। ये था दूसरा आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल है वर्चुअल कोर्ट। मेंस जीएस पेपर 2 पॉलिटी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने कहा कि पेंडेमिक के बाद भी वर्चुअल कोर्ट को जारी रखनी चाहिए। वर्चुअल कोर्ट क्या होता है कि वर्चुअल कोर्ट यानी कि बाय द इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग या स्काइप भी के थ्रू, ठीक है, आप व्यक्ति को फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह करके, ठीक है, वर्चुअली प्रेजेंट होगा और वो केस की सुनवाई की जाएगी, ठीक है, तो वर्चुअल कोर्ट होता है वो। तो ये कहना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ये सलाह है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस की रिकमेंडेशन है कि वर्चुअल कोर्ट होनी चाहिए पेंडेमिक के बाद भी। तो वर्चुअल कोर्ट का इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, ज़रा सा आप देखिएगा। देखिए, वर्चुअल कोर्ट जो है इंसाफ को बहुत सस्ता बना देता है, क्योंकि ट्रैवलिंग करने में व्यक्ति की बहुत रिसोर्सेस चली जाती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और इकोनॉमिकली जो लोग पहले से गरीब है उनके लिए तो काफ़ी समस्याएं हो जाती है, और जो हैंडीकैप हैं, जो बीमार हैं, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उनका सारा चीज़ जो है बच जाएगा। और दूसरी बात है कि वर्चुअली अगर करेंगे तो विटनेस को सेफ्टी भी ज़्यादा प्रोवाइड हो जाएगी, और प्रोसीजर भी जो है इम्प्रूव हो जाएगा, सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी उन व्यक्ति की, जिस व्यक्ति जो पीड़ित है उसकी सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी। रहा सवाल तीसरा सबसे बड़ा कि 3.1 करोड़ केस जो है लोअर कोर्ट में, ठीक है, निचले वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3.1 करोड़ जो है केस पेंडिंग है। 44 लाख कोर्ट पेंडिंग है हाई कोर्ट में, 60,000 केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अगर वर्चुअल कोर्ट स्टार्ट कर देंगे तो इन केसेस को जल्दी जल्दी सुनवाई कर सकते हैं और इनको क्लियरेंस दे सकते हैं। अगली बात है, तकरीबन हमारी भारत में जो कैपेसिटी है प्रिजनर की, कैदियों को रखने की, ये 114% से ज़्यादा हमारी कैपेसिटी, हमने मतलब बहुत 114% ज़्यादा हमने कैदियों को रखा हुआ है। और इसमें 2/3 यानी कि 2/3 लोग ऐसे हैं, यानी कि 114% में 2/3 कैदी ऐसे हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिनका जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो जेल में सड़ रहे हैं। तो वर्चुअल कोर्ट होना ये एक अच्छा रास्ता देता है। तो वर्चुअल कोर्ट फाइनेंशियली कम खर्चा होगा, ठीक है। हाँ, अब ये सवाल है कि इसमें कुछ चैलेंजेज हैं। चैलेंजेज ये हैं कि कनेक्टिविटी इंटरनेट की हर जगह ठीक नहीं है, रूरल इलाके में ठीक नहीं है, और वर्चुअली ये चीज़ फेल्यूर हो सकता है, बीच में प्रोसेसिंग चल रही है, इम्पोर्टेंट जो है नेगोशिएशन हो रहा है, इम्पोर्टेंट बातें हो रही है, और उसी दरमियान में इंटरनेट फेल हो सकता है, रीट्राई एरर हो सकता है। तो ये एक पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि इसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, डिसएम्पावर द पुअर इवन फर्दर, ज़्यादा से ज़्यादा पुअर व्यक्ति को इसको एम्पावर किया जाएगा, तभी ये प्रोसीडिंग अच्छा से हो पाएगा। तीसरा बात है, वकीलों को ट्रेन होना पड़ेगा और फैक्चुअली जो अपने फैक्ट है वो अच्छे से, ताकि रिप्रेजेंट कर सके, अच्छे से रख सके वर्चुअली कोर्ट में, ठीक है। चौथी बात है कि फेशियल एक्सप्रेशन देखिए बहुत मायने रखता है। जब एक व्यक्ति जब बात करता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हम समझ पाते हैं कि वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। गिल्टी का फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और होता है, निर्दोष का फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और होता है, जो चेहरे का हाव भाव है।
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं देख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, देख तो पाएंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे सही से, वर्चुअल कोर्ट में ये दिक्कत होगा। तो डायरेक्टली ह्यूमन इंटरफेरेंस ना होना एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी, केस की सुनवाई करना, डिसीजन देना, तो ये एक बात है। लेकिन फिर भी वर्चुअल कोर्ट की जानी चाहिए, ये राइटर जो है रिकमेंडेड कर रहा है। ये था हमारा आज का आर्टिकल। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।